नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तेज भानु उपाध्याय, माँ गायत्री राम सुख पांडे, पीजी कॉलेज मसनवा गोंडा से, और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान। आज के युग में जिस प्रकार से मायने रखने लगा है, पहले भी रखता था, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की वजह से इसका स्कोप और तेजी से बढ़ गया है। हमारे वैज्ञानिकों बड़े बड़े अनुसंधान कृषि विज्ञान में करना शुरू कर दिए हैं, जिससे देश का भरण पोषण किया जाए। हमारा आज का जो मुख्य बिंदु है, ये आपको आज छोटी सी एक बेसिक कृषि विज्ञान के बारे में, कृषि विज्ञान का उनकी बेसिक हर विषय का आधार होता है, और जिसका आधार मजबूत होता है तो आगे बहुत आसानी से सफल हो सकता है। कृषि विज्ञान में आज हम लाए थे कि किसी भी पौधे को, पौधा है, जीव है, धरती का कोई भी सजीव है, उसको जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। उसी प्रकार वनस्पतियों और पौधे को, तो वैज्ञानिकों ने शोध किया कि पौधा अगर अपने संपूर्ण जीवन काल में बहुत अच्छे से जीना चाहता है तो उसको कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें 16 पोषक तत्व के बाद में एक और बढ़ के 17 होगा, तो 17 पोषक तत्व की जो आवश्यकता होती है उनके बारे में हम आपसे चर्चा करें। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। या तो वायुमंडल से पौधा ग्रहण कर लेता है, या जड़ों के द्वारा जब निराई गुड़ाई होती है और रंध्रावकाश मिट्टी में अच्छे से बढ़ता है तो पौधा उसको खींच लेता है। तो ये तीन तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है। और इसके बाद क्योंकि हमारे देश में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई, ICAR ने जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने दिल्ली में ये बताया कि जो 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट, पर्वतीय, जंगली, वो सारे ऐसे दलदली मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में अगर कमी भी है तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ के किसान खेतों में सबसे ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल और पोषक तत्व कम देना पड़ता है। जबकि पोटास एक ऐसा उर्वरक है जिसको हम खेत में अगर डालें और ज़्यादा डालें तो मिट्टी को सुसुप्ता अवस्था में ले जाता है। इसी वजह से पोटास को हम लग्जरी फर्टिलाइजर के नाम से भी जानते हैं। कई बार इसको कंपटीशन में पूछा जाता है, व्हाट इज लग्जरी फर्टिलाइजर, ये पोटास। आइए हम बात करते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सबका अलग अलग रेशियो होता है। दलहनी में अलग रेशियो होता है, अनाज वाली फसलों में अलग रेशियो होता है, लेकिन जो सामान्य रेशियो NPK का होना चाहिए वो 4:2:1। मतलब जितना आप पोटास खेत में यूज कर रहे हो उसका 2 गुना फास्फोरस यूज करना है, और फास्फोरस का 2 गुना आप नाइट्रोजन यूज करना है। आपको पता है पोटास और फास्फोरस का पूरा टोटल जितना आप खेत में डालना, तथा नाइट्रोजन का 1/3। ये खेत की तैयारी करते समय, बीज को बोते समय ही खेत में प्रयोग कर देना। इसके बाद जो शेष 2 हिस्सा नाइट्रोजन का बच रहा है, इसको 1-1 महीने के अंतराल पर फसलों को यूरिया दे देना है, क्योंकि ये सब फर्टिलाइजर खड़ी फसल ग्रहण नहीं कर पाते, ये लंबे समय तक पड़े रह जाते हैं। लेकिन ये सबका मानक जान, जैसे हमारे किसान होते हैं, कुछ मानक ऐसा समझते हैं, जैसे 2,4-D का मानक दे दिया गया, आप इतना दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ठीक नहीं होगा। या नेप्टालिनेस्टिक एसिड, जो क्लामोफिक्स के नाम से आता है, एक प्लांट हार्मोन, और इसको दे दिया जाता है। आप इतने % PPM में देते हैं। PPM एग्रीकल्चर में PPM का बहुत बड़ा बल है। और PPM की बात करें तो जो हमारे किसान बंधु हैं या नहीं समझ पाते हैं,
उनसे कहा गया कि 10 ppm आप डाल दें, तो अनुमान उनका गलत हो जाता है। हम सबसे पहले छोटी सी ppm की बात करते हैं। ये जो ppm का मानक एग्रीकल्चर में होता है, जिसे हम पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, और मिलियन आपको पता है कि मिलियन जहां शब्द लग गया वहां सीधा 10 लाख का मामला। 10 लाख बोले तो कितने लेंगे? 10 लाख पर एक, 10 लाख में एक बराबर 1 ppm। 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी अगर हो, 1 लीटर में आपको पता 1000 ml होगा, यदि आपको मालूम। अब उस 1000 ml में से हमने 1 ml सिरिंज के जरिए किसी जरिए से नाप किया, 1 ml हमने लिया, तो 1 ml में अगर हम उसको बदलेंगे तो 1000 mg। अब 1000 mg 1 ml में हुआ, तो 1000 ml में 1000 से 1000 बराबर, तो 1 लीटर में 1 mg जो निकलता है वो 1 ppm होता है। अब आपको अगर 5 ppm डालना है दवा, तो 1 लीटर में 5 mg आप नाप पाए कि ना नाप पाए, ज्यादा हो जाए। जैसे 2,4-D की बात करें, 2,4-D का एक अलग 20 ppm, 20 ppm से कम। अगर 20 ppm से आप कम किसी फसल में स्प्रे कर तो फसल और डाला, फिर आप 2,4-D नहीं, खाद डालो, उर्वरक डालो, पोषक तत्व उसको टानिक दे दो। लेकिन 20 ppm से अगर आप ऊपर गए और 50 ppm के अंदर गए, तब तो खरपतवार के लिए खतरनाक है। लेकिन 50 ppm भी अगर आप क्रॉस कर गए तो फसल भी साफ। तो ppm का बहुत बड़ा एग्रीकल्चर में वैल्यू है। ppm को आपको समझना चाहिए और ये मानक हमेशा। तो बात करते हैं जैसा कि NPK जो था ये प्राथमिक पोषक तत्व, प्राइमरी एलिमेंट, ये प्राइमरी एलिमेंट, प्राथमिक पोषक। इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3 जो है सेकेंडरी। मतलब इनको तो हर हाल में आपको खेत में अपने फसलों की सुरक्षा के लिए, वृद्धि विकास के लिए इनको तो देना ही देना है, और साथ में इनको भी आपको सहायता के रूप में देना है। अब कुछ चीजें अलग है कि जैसे आपने फास्फोरस के लिए DAP का इस्तेमाल किया तो 46% तो आपका जो है फास्फोरस मिल ही गया, 18% नाइट्रोजन मिल रहा है, तो यूरिया उतना आपको घटा देना है। पोटास तो भाई म्यूरेट ऑफ पोटास 60% होता ही होता है। मान लीजिए फास्फोरस के लिए आपने DAP का इस्तेमाल नहीं किया, SSP का इस्तेमाल किया, सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट ही केवल ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें 3 पोषक तत्व एक साथ है। इसमें बोले तो कैल्शियम पाया जाता है, इसमें बोले तो सल्फर पाया जाता है। तो कैल्शियम सिंगल सुपर फास्फेट की अगर हम बात करें SSP में, तो कैल्शियम पाए जाते हैं 21%, सल्फर पाए जाते हैं 11% और फास्फोरस पाए जाते हैं 16% फास्फोरस, 11% सल्फर। कई 11 की जगह पर 12 भी लिखा रहता है। कंपटीशन में अक्सर 12 अगर लिखा तो 12 ही माना जाएगा, क्योंकि 11 कुछ नहीं, तो 12 ही माना। 21% कैल्शियम एंड 11% सल्फर एंड 16% फास्फोरस। ये है सिंगल सुपर फास्फेट। अब सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप खेत में डाल रहे हो तो फास्फोरस भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है, सल्फर भी मिल रहा है, मैग्नीशियम भी बच गया, नाइट्रोजन यूरिया के लिए डाल रहे, पोटास तो ये निकल जाएगा, मैग्नीशियम बच गया। मैग्नीशियम के जो कार्य होते हैं वो बहुत अजीब कार्य होते हैं। मैग्नीशियम की अगर कमी हो गई तो प्रकाश संश्लेषण सीधा बाधित हो जाता है। सूर्य से प्रकाश पाने के बाद
फसल भोजन बनाने में सक्षम नहीं होता। लेकिन जब नाइट्रोजन मिल जाता है तो पत्तियां हरी भरी हो जाती है, तो मैग्नीशियम को कवर कर लेती है। इसीलिए मैग्नीशियम की कोई अलग से फर्टिलाइजर खेत में लोग नहीं डालते। तो ये होता है। अब ये अलग बात है, आप जो डालना चाहो वो डालिए, एसएसपी डालिए या डीएपी डालिए या और भी बहुत सारे उर्वरक हैं, उसको भी आप डाल सकते हैं। तो 3 ये हो गए प्राकृतिक और 3 ये हो गए एनपीके और सेकेंडरी भी 3 हो गए, 3 तरीका। अच्छा, ये दोनों चूंकि बड़े हैं, ये सहायता करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इसीलिए इनको माइक्रो एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब जब माइक्रो एलिमेंट्स आपसे पूछा जाए तो उसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर दोनों मिलाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं माइक्रो बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे आयरन हुआ, मैग्नीज हुआ, जिंक हुआ, मोलिब्डेनम हुआ, 4 ये हो गया। और क्या बचा? कॉपर हुआ, क्लोरीन हुआ, एक क्या बच गया? बोरान हुआ, 7, और लास्ट में निकिल आता है, ये अंतिम। लेकिन ये 8 मिला के माइक्रो एलिमेंट्स माने जाते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनको फर्टिलाइजर के रूप में अलग से नहीं दिया जाता, बल्कि आपके फसल के जो अवशेष खेत में सड़ जाते हैं, सड़े गले अंश होते हैं, उनसे पौधाल्प मात्रा में प्राप्त करके जीवित रहते हैं। अल्प मात्रा में कभी आप प्राप्त कर सकते हो जब किसी भी फसल का बचा हुआ अवशेष आप जलाएं, उसको मिट्टी में किसी न किसी प्रकार से सड़ाए, और सड़ने के बाद इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तो प्राकृतिक हो गई, इन 3 की जरूरत बहुत विशेष पड़ती है। तो आज बहुत थोड़ी सी केवल फर्टिलाइजर के बारे में इतनी सी जानकारी देना। अगले दिन जब मिलेंगे तो किसी और टॉपिक के साथ, तब तक आपको